अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बच्चे, अब हम ये स्टार्ट करेंगे। अभी तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, आईआईटी और नीट में भरपूर क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। इनफैक्ट डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ये लास्ट की चीज़ें हैं, मगर वहाँ से भी इसे हमेशा रिलेट किया जाता है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि 2019 और 20 में मिला के लगभग जेडब्ल्यू में 6 से 7 अगर क्वेश्चन थे तो 4 क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलना कि वो पैरेललोग्राम लॉ से बनाया गया है। बात समझ में आ रही है? तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ में। इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट क्या बोलता है ये? अच्छा, पहले अभी हमने क्या पढ़ा? एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा। ट्राइंगल लॉ 2 वेक्टर को ऐड करना सिखाता है। पॉलीगॉन लॉ 2 से ज़्यादा वाले को ऐड करना सिखाता है। पैरेललोग्राम लॉ जो है वो भी 2 वेक्टर को ऐड करना सिखाता है, मगर ये इसके अंदर जो रिजल्ट होंगे आपके पास, इसके अंदर जो रिजल्ट होंगे और जो इसके अंदर के स्पेशल केसेस होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, आप उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना। रिजल्ट आपको रटे होना चाहिए सपने में भी, ये ध्यान रखना पैरेललोग्राम लॉ के। ठीक है, इसका स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट आप सुन लो क्या होता है। इसका स्टेटमेंट ये है कि 2 नॉन जीरो वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, then the resultant is given by the diagonal of parallelogram passing through the point of intersection of these 2 vector। इसका ये कहना है कि अगर 2 वेक्टर पैरेललोग्राम की 2 साइड को रिप्रेजेंट करती हैं, अगर 2 वेक्टर पैरेललोग्राम की 2 साइड को रिप्रेजेंट करती हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इसका डायगोनल होगा, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। बात समझे? दूसरी बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर हम टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। और हम ये ध्यान रखना, अगर आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं तो 100 में से लगभग 80 to 85 पैरेललोग्राम के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ट्राइंगल और पॉलीगॉन में इतने क्वेश्चन नहीं आते, किस में आता है? पैरेललोग्राम लॉ में। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और हमने जो स्पेशल केस यहाँ पर पढ़ाए और आपने वो कर लिए अच्छे से, तो ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, गारंटी देता हूँ आपके 100 में से 90 से 95 क्वेश्चन आपके बनना तय है। ठीक है, बस आप इसके स्पेशल केसेस सब अच्छे से पढ़ लेना, और जो अभी हम पढ़ाने वाले हैं वो अच्छे से पढ़ लो। बस आधे घंटे देना है आपको सिर्फ मात्र। यहाँ पर आधे घंटे अगर आपने दे दिए तो आपका अगर क्वेश्चन यहाँ पर से बना तो 100% आप श्योर रहोगे कि आपका क्वेश्चन जेडब्ल्यू में बन जाएगा। चलिए क्या हो गया यहाँ पर, अब देखिए स्टेटमेंट ने यहाँ पर, इसका जो पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि अगर 2 वेक्टर पैरेललोग्राम की 2 साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो रिजल्टेंट होगा उसका डायगोनल होगा। ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हमें हमेशा टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा पैरेललोग्राम लॉ में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी के अंदर आपके पास मैग्नीट्यूड भी मिलेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? सबसे पहले आप इसका डेरिवेशन देख लें, और जिसको आता है वो स्किप भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मगर यहाँ पर हम जो बताएं वो अच्छे से समझना। हमने यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर गिरा दिया, ठीक है, इस तरह से। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये बी वेक्टर है तो क्या पैरेलल ये वाला भी बी वेक्टर हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा, है ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। ठीक, तो अब ध्यान से समझिए कि ये एंगल थीटा हो गया।
तो एक काम करते हैं, इस वाले को मान लेते हैं हम x और इस वाले को मान लेते हैं हम y लेंथ x लेंथ। तो क्या हम x निकाल सकते हैं क्या? x निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? कोस थीटा आप लगा दो तो वो हो जाएगा x अपॉन बी, और साइन थीटा आप लगा दो तो वो हो जाएगा y अपॉन बी। मतलब ये कि x हो रहा है b कोस थीटा और y हो रहा है b साइन थीटा। ये डेरिवेशन आपको स्कूल के लिए भी काम आएगा, ठीक है, अच्छे से करना। तो ये हो जाएगा आपके पास b साइन थीटा हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा b कोस थीटा, ठीक है। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, मतलब हमें ये वेक्टर निकालना है। देखो हम ए बी वेक्टर में हम नहीं निकाल पा रहे थे, ठीक है, मैग्नीट्यूड। हमने क्या करा, क्योंकि हमारे पास ना ट्राइंगल कोई स्टैंडर्ड नहीं था, मगर हमने जब उसको परपेंडिकुलर गिराया तो हमारे पास देखो ये कौन सा ट्राइंगल, ये और ये वाला ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्योंकि ये परपेंडिकुलर ट्राइंगल है ना, ये आपके पास 90 डिग्री एंगल दिया है ना, इसीलिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए आप क्या लगा दोगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम, और इससे आर निकाल लोगे आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन मतलब वो ए से कितना एंगल बना रहा है, तो ये बोल दो आप अल्फ़ा, ठीक है। तो आपको पहले तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, चलो कैसे निकाले, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या वो रूट के अंदर, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम तो, है ना, इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर इज इक्वल टू इतने का स्क्वायर। तो हमने रूट उधर कर दिया है ना, स्क्वायर था यहाँ पर तो रूट उधर भेज दिया। तो यहाँ पर इतने का स्क्वायर, तो ये कितना है, a प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर, और ये कितना है, ये हो गया आपके पास b साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसे आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो फटाफट। देखो अभी मैंने ना ए और बी में कुछ ऊपर नहीं लगाया है, तो आप समझ जाना कि वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ए मैग्नीट्यूड ले रहे हम। तो अब ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा अब अगर आप देखें तो आप एक काम करो, इन दो को एक साथ ले लो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2ab कोस थीटा। तो आपके पास ये बन गया रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया दोस्त, ठीक है, ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर। तो रिजल्टेंट जो आपके पास आया अभी वो है रिजल्टेंट वेक्टर, जिसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो वो कितना है हमारे पास, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये रिजल्टेंट वेक्टर कितने एंगल पर है, तो आप टेन अल्फा से बता देना। टेन अल्फा यहाँ पर से निकाल सकते हो क्या, टेन अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये आपका आंसर आ गया है, आसान है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा कोई ये पूछ ले आपसे कि ये वाला एंगल कितना होगा, मतलब ये जो रिजल्टेंट है ए से एंगल सर आपने बता दिया, बी से एंगल कितना बना रहा है बताओ। तो आप समझदार हो, सीधे सीधे भी बोल सकते हो, थीटा में से अल्फ़ा हटा दो तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। या फिर इसको चलो नाम दे देता हूँ मैं, अभी बीटा नाम दे देता हूँ। तो चलो बीटा निकालते हैं। तो 10 बीटा कैसे निकलेगा, तो ध्यान से समझना। आपने अभी अल्फा का मतलब क्या था, ए से रिजल्टेंट का बीच का एंगल। एक काम करते हैं, देखो क्या आंसर आया था, बी साइन थीटा अपन में ए प्लस बी कोस थीटा ना, मतलब बेस वाले से एंगल पूछा था। एक काम करो, इसको पलट लो,
तो अगर मैं ए को बी से रिप्लेस कर देता हूँ तो यहाँ पर बी हो जाएगा, तो ये एंगल भी बीटा हो जाएगा। ठीक है, पलट दिया, ए वाला भी बन जाएगा, बी वाला भी बन जाएगा। तो हम इसके भी एंगल निकालेंगे जो कि बीटा होगा। तो मतलब ये जो हमारा आंसर आया था, आप उसमें ए को बी से रिप्लेस कर दो, ए को बी से रिप्लेस करो, तो बी को हटा के ए लगा दो और के बी लगा दो। देखो कितना कमाल आंसर आ गया। ठीक है, हमको याद नहीं करना है, ये हमको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, दो चीज़ याद रखना है। क्या क्या है? रिजल्टेंट क्या होगा और एंगल क्या होगा। ठीक है, रिजल्टेंट क्या होता है, मेरे साथ फिर से बोलो, क्या होता है? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और कितने एंगल पर होता है? तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपान में a प्लस बी cos थीटा। अब एक बात, कुछ बच्चों को यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो मेरी बात सुनो दोस्तों, जैसे कि अगर मैं आपको बोलता कि इस ब्लॉक पर हमें फोर्स लगाना है 3 इधर और 4 इधर, या आप मान लो 3 इधर और 3 इधर, या दोनों ही हमने बराबर ले लो या आप अलग भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप ना इसको अभी 4 ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग रहेगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हमने दोनों ही फोर्स इधर लगा दिए, इधर लगा दिए, और मैं आपसे पूछता कि बेटा बताओ रिजल्टेंट क्या है, तो तुम बोलते सर 7। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर मैं ये पूछता कि 4 इधर लगा रहे, 3 इधर लगा रहे हो और 4 इधर लगा रहे हो, तो बताओ अब रिजल्टेंट कितना होगा, तो तुम बोलते सर 1 होगा, 1। बिल्कुल सही, वो भी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अब मेरे लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना। अगर हम ये पूछते हैं कि 4 इधर है 3 इधर है, तो अब आंसर क्या बोलोगे? क्या अब इसको 3 4 7 बोलोगे क्या? तो बोलेंगे नहीं सर, अभी थोड़ा सा अलग हो गया है ना। अच्छा, 1 बोलोगे क्या? नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम देखो, आपको ये पता है कि अगर मैंने फोर्स लगाया इस तरह से, तो आपका जो रिजल्टेंट होगा, मतलब ये ब्लॉक जो शिफ्ट होगा, वो कहीं ना कहीं इसके इन दो के बीच में खिसकेगा, कहीं यहाँ कहीं खिसकेगा। और ये भी आपको पता है कि इसके एंगल बाइसेक्टर से थोड़ा सा इधर होना चाहिए, क्योंकि 4 बड़ा वाला है, ये बड़ा है क्वांटिटी, तो थोड़ा सा बीच से इधर होना चाहिए। इतनी बात भी आपको समझ में आती है ना। अच्छा, अगर मैं इसको 20 कर दूँ तो 4 की जगह, तो ये और इधर आ जाएगा। इसको मैं 30 कर दूँ तो ये और इधर आ जाएगा, है ना। मगर अभी आपको रिजल्टेंट नहीं पता कि कितना मैग्नीट्यूड का होगा और ये कितने एंगल पर शिफ्ट होगा, ये नहीं पता। तो ये दोनों निकालने के लिए ही हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा, और अभी अभी हमने वही दोनों निकाला है। अब बात समझ में आई? इसलिए काम आता है ये। और ये जरूरी थोड़ा नहीं कि ये 90 डिग्री पे हो सकता है कभी ऐसा दे दे आपको केस, इस तरह से दे दे, तो फिर कैसे करोगे? तो भी आपको फिर ये वाला फॉर्मूला आराम से आंसर बता देगा। ठीक है ना। चलो, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। पैरेललोग्राम लॉ के इस रिजल्टेंट और अल्फ़ा tan अल्फ़ा जो हमने निकाला उसका काम क्या है, समझ में आया? यहाँ से है कि वो कहाँ जाएगा और कितने मैग्नीट्यूड से जाएगा, ये हमको वो बताएगा। ठीक, तो चलो अभी हमने निकाला है रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाला है। अच्छा, अगर मैं पूछता ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना है, तो देखो कैसे निकालते हैं हम, ध्यान से समझना। तो हम इसको बोलेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, है ना, ए और बी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। अच्छा सुनो, यहां पर मैं आपको दोनों चीज क्लियर कर देता हूं। ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट हो जाएगा आपके पास ये वाला, रिजल्टेंट आपके पास ये हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसका नाम? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट था। ठीक है, और ये एंगल बना रहा था इससे अल्फा, राइट। अच्छा, मैंने पूछा अब ए माइनस बी वेक्टर बताओ, तो याद है वो ट्राइंगल लॉ में हमने थोड़ा बहुत अक्ल लगाई थी, वैसे यहाँ पर भी लगाओ। क्या करना होगा? इसको हमें पीछे एक्सटेंड करना होगा। तो बी वेक्टर को हम क्या करें?
बी वेक्टर को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, है ना सही। तो अब आप ए वेक्टर और इन दो को टेल टू टेल जॉइन है, तो अब रिजल्टेंट निकाल लो, फिर से लगा दो पैरेललोग्राम लो। तो पैरेललोग्राम लो क्या बोलता है कि डायगोनल के जो डायगोनल होगा वही इसका क्या होगा, जो डायगोनल होगा वही इसका रिजल्टेंट होता है। तो ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर कितना है, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया, और ये वेक्टर क्या है माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर वो आपसे अभी पूछ ले कि ए के साथ इसका एंगल क्या होगा, क्या वो भी अल्फा होगा, तो बेटा वो ये गलत है, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, याद रखना, है ना यार। ए प्लस बी का रिजल्टेंट ए से जो होता है ना, ए माइनस बी का ए से जरूरी नहीं कि सेम हो जाए, ठीक है, वो अलग होगा। आप नाम दे दें इसको, इसका नाम दे रहा हूं मैं अल्फा डैश। क्या नाम दिया अभी हमने, अल्फा डैश, वो अलग होता है, ये ध्यान रखना, है ना। इट मे और मे नॉट बी सेम। चलो, तो अब ना पहले जल्दी से ए प्लस बी का रिजल्टेंट लिखो। ए प्लस बी का रिजल्टेंट क्या था, ए प्लस बी का रिजल्टेंट हो जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर मैं रिजल्टेंट के बाद टेन अल्फ़ा की बात करूँ तो अभी भी हमने लिखा, देखो आपके पास ना, आपने देखा हो यहाँ पर, तो जो हमारा टेन अल्फ़ा का जो आंसर होता है उसमें ना, जैसे हमें अल्फ़ा निकालना है तो हमेशा कंपोनेंट इसके ही होते हैं। देखो बी साइन थीटा अपान में ए प्लस बी कोस थीटा, मतलब कंपोनेंट इसके हो रहे हैं। ए तो सेम खड़ा है अपना बढ़िया सा, ठीक है। तो ये टेन अल्फ़ा का आंसर लिख दिया, है ना। तो ये हमारे पास एडिशन वेक्टर का था। अब सब्ट्रैक्शन में समझो, हमें क्या करना होगा, देखो ए वेक्टर बी वेक्टर के रिजल्टेंट अभी भी हम निकाल रहे हैं। तो अगर हम लिखें यहाँ पर इसी की जगह बी की जगह माइनस बी डाल, ये बी की जगह माइनस बी वेक्टर डाला हमने, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मिलेगा। अब रूट के अंदर देखो ए का स्क्वायर बिल्कुल ए का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस बी का स्क्वायर वही बी का स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वाइज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस 2ab, ध्यान सुनना, ये मैग्नीट्यूड तो बी है ना, तो मैग्नीट्यूड लेना होता है हमें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस, अब अगर आप थीटा बोल दोगे तो गलत है, क्योंकि बेटा इस बार जो एंगल है ना वही चेंज हुआ है। इस बार ये जो एंगल हुआ ना ए और बी के बीच में, सब्ट्रैक्शन में वही चेंज होता है। तो ये जो एंगल हुआ, ये एंगल हुआ आपका चेंज पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये एंगल जो आपका चेंज हुआ, देखो ये इस लाइन में देखोगे तो टोटल एंगल क्या है इसका 180 डिग्री, और इतना थीटा है तो ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा कोस ऑफ पाई माइनस थीटा, है ना। अच्छा, मैं इसके साथ में कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर जो आपको थोड़ा समझ में आए कि साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और कोस होता है माइनस का कोस थीटा। आई होप ये आप सबको पता होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके रिजल्टेंट की बात करूँ एंगल की, तो टेन अल्फ़ा डैश क्या होगा, तो ध्यान से हमने अभी याद करा था ना बी साइन थीटा अपान में ए प्लस बी कोस थीटा, सेम वैसा ही है। ए के साथ निकालना है तो बी का ही कंपोनेंट हुआ होता है, तो बी का साइन थीटा बदला है बस। थीटा क्या हुआ, थीटा हो गया पाई माइनस थीटा अपान में ए प्लस बी कोस पाई माइनस थीटा। चलो इसे सॉल्व करो और ज़रा आंसर देखो आप, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी साइन थीटा अपान में ए माइनस बी कोस थीटा। देखो ये आ रहा है आपका आंसर। अब ना दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, उसको याद रखने का तरीका क्या होता है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन को याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या करना है सुनो, ए और बी वेक्टर का जब भी रिजल्टेंट निकालने के लिए बोले तो आपके पास हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला, हम देखो आपको ना सिर्फ ना ये दोनों याद रखना है, बाकी सब मैं करा दूंगा। सुनो, ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और एंगल क्या होता है टेन अल्फा इजिकल टू बी साइन थीटा अपान में ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है। अब अगर बीटा पूछा जाता तो
हम ए की जगह बी की जगह ए डाल देते हैं। सिंपल। चलो अब अगर हमें सब्ट्रैक्शन पूछता तो हम पता क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ठीक है, ये कोस ऑफ पाई माइनस थीटा है ना जो, तो वो माइनस कोस थीटा बनेगा, तो ये इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अभी रिजल्टेंट में वो मुझे एक और लाइन लिखना पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, तो वो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। बट समझ में तो आ गया होगा आपको, है ना। अच्छा, एंगल की बात करें तो एंगल अब क्या होगा सर, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा होता है सब में, तो सब्ट्रैक्शन में यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना। देखो जैसे यहाँ पर माइनस आ जाएगा सब्ट्रैक्शन में और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। सिंपल हो गया याद, सिंपल है। तो ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा कि रिजल्टेंट निकालते कैसे हैं, उनका मैग्नीट्यूड किस तरह से निकलता है और डायरेक्शन मतलब एंगल किस तरह से निकाला जाता है। इसके ऊपर ढेर सारे बेसिक क्वेश्चन होंगे, बहुत सिंपल सा पूछेंगे आप लोगों से। आपसे सिंपल सा ये बोलेंगे कि हमने एक यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ ले लिया, यहाँ पर 3 का मैग्नीट्यूड है, इधर 8 का मैग्नीट्यूड है, बताओ रिजल्टेंट क्या होगा अगर एंगल 120 है। कुछ भी दे दे आपको, है ना, ऐसे 3 दे दे, इधर 4 दे दे, बोले 60 डिग्री एंगल है, रिजल्टेंट बताओ, 3 इधर दे दे, 4 इधर दे दे, है ना, बोले बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा, एंगल क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप सभी के आंसर वही है क्वेश्चन, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको याद है और एंगल आपको निकालना आता है, तो आप इजीली सभी के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ खास है, बहुत ज़्यादा खास है, स्पेशल केसेस है। वो क्या है बेटा, स्पेशल केसेस। अगर आपने स्पेशल केसेस को अच्छे से समझा और कर लिया ना, तो आप ये मान के चलो कि आपसे लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व, बस आपने आज इतना लेक्चर अच्छे से समझ लिया हो तो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर स्पेशल केसेस। तो देखिए स्पेशल केसेस, तो जो पहला केस होगा हमारा सबसे सिंपल, पहला केस बहुत सिंपल। पहला केस है हमारा इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन रिजल्टेंट क्या होगा। सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होगा। तो ध्यान से समझना, थीटा अगर 0 डिग्री है तो इसका जो मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों एक ही तरफ लग रहे हैं। जाहिर सी बात है ना, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो वो दोनों सीधे सीधे एडअप हो जाएंगे। मान लो ये ए है, ये बी है, तो उसका आंसर क्या होगा, ए प्लस बी, है ना, मोड ए मोड बी ऐसे ऐड कर देंगे मैग्नीट्यूड वाइज, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, मोड ए प्लस मोड बी। अच्छा, अगर वो 180 डिग्री पर है तो क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम रिजल्ट आएगा फिर तो मिनिमम क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे बात करें थर्ड केस की ना, इस वाले केस में क्या हो गया, ये ए आगे और बी पीछे, तो आपके पास ये मिनिमम हो गया। थर्ड केस में समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड केस। ठीक है, और रही बात पहले केस की, तो पहला केस जो है नीट में हमें याद आ रहा है, यहाँ तक नीट में सीधे क्वेश्चन 2001 में सीधे क्वेश्चन उठा के पूछा था 0 डिग्री पे ऐड करने के लिए। सोचो कितना आसान पूछा है ना। तो ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, बस बच्चे वहाँ पर गलती कर देते हैं। तो देखो थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड केस जो है हमारा वो ये है कि रिजल्टेंट जो हम निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, स्टार मार्क कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये एग्ज़ाम में आ जाता है। रिजल्टेंट जो होगा आपके पास, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में होगा। ठीक है, तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा पहले तो आप ये समझो, ये रिजल्टेंट का मतलब क्या है, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसकी मैक्सिमम वैल्यू
क्या है, मॉड ए प्लस मॉड बी, और मिनिमम वैल्यू क्या है, मॉड ए माइनस मॉड बी। समझे बात को, इस तरह से है। अब थोड़ा सा आपको और समझाता हूँ। यहाँ पर एक गलती मत कर देना जो बेसिकली बहुत सारे बच्चे गलत कर बैठते हैं। यार ए प्लस बी वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर बोला जाता है ना, ए प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है ए प्लस बी वेक्टर, मॉड ए प्लस मॉड बी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो जाए। ये तब ही बराबर होंगी जब एंगल 0 डिग्री हो, मतलब हम सीधे सीधे ऐड कर दें। देखो बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड अलग होता है और मोड ए वेक्टर प्लस मोड बी वेक्टर अलग होता है। आप बात समझ रहे हैं ना? गलती करते हैं बच्चे यहाँ पर, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, जिससे अगर मान लो कि ये 3 और 4 का रिजल्टेंट निकालना है तो 3 और 4 का रिजल्टेंट जो आएगा वो इधर से 5 आ जाता है, समझे? और यहाँ पर का मतलब ये हुआ मोड ए प्लस मोड बी, तो 3 + 4 सीधे सीधे हो गए 7। तो ये दोनों अलग अलग बात है यार। और ये दोनों सेम तब होंगे जब एंगल जो होगा वो 0 डिग्री हो, तभी। तो आपको ये बात समझ में आई कि कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में होता है, और मैक्सिमम वैल्यू होती है पैरेलल कर दो और मिनिमम वैल्यू होती है एंटी पैरेलल कर दो। बात समझे? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, इसी के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, मैंने आपको बोला नहीं एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछते हैं, देखो आपके सामने कैसे देगा वो क्वेश्चन। आपसे कहेगा कि 2 फोर्सेस हैं, एक है आपके पास 4 न्यूटन और एक है आपके पास 3 न्यूटन। आपको ये कहा गया कि अगर हमने दोनों फोर्सेस को किसी ब्लॉक पर लगाया, तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा, ठीक है? और ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन में लिखा कि 1 होगा, ऑप्शन में लिख दिया 0 होगा, फिर लिखा 10 होगा, 6 होगा और 8 होगा। इस तरह से इन्होंने 4 ऑप्शन लिख दिए। तो आप लोग पहले ये कहोगे कि सर ये जो आपने बोला है, ऑप्शन जो आपने लिखे हैं ठीक है, मगर क्वेश्चन में आपने जो कहा अभी कि 2 फोर्सेस लगाए हैं अपने ब्लॉक पर, सर वो किस एंगल पर है वो बता दो, तो हम तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे सीधे सीधे। अब क्वेश्चन यही है कि उसमें ना क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया हुआ है, आपको बस ये बोला गया 2 फोर्सेस हैं इस ब्लॉक पर लग रहे हैं, बताओ नेट फोर्स क्या होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ऑप्शन से पहचानना था। कैसे कि जो अगर इन 2 का रिजल्टेंट निकाला जाए, 4 और 3 का रिजल्टेंट, तो ये मैक्सिमम कब होंगे, जब ये दोनों पैरेलल हों, मतलब 7, और ये मिनिमम कब होंगे, जब ये अपोजिट हों, 4 और ये 3। तो आंसर क्या होगा 1। मतलब ये कि इनके जो नेट फोर्स की रेंज होगी वो रेंज 1 से 7 के बीच में होना चाहिए। तो 1 से 7 के बीच में ऑप्शन कौन सा है? देखो ये है क्या? नहीं, आंसर खत्म। आई बात समझ में? इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, है ना? इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था शायद वो कुछ इस तरह से पूछा था, 12 और 8 को लिया था फोर्स, F1 को 12 और F2 को 8। हमें अच्छे से याद नहीं है वो न्यूमेरिकल वैल्यू, मगर कुछ उन्होंने इस तरह से दिया था 12 और 8, ठीक है। और उन्होंने बना दिए थे कुछ ऑप्शन ऐसे करके अलग अलग, ठीक है। तो जो भी 12 और 8 के बीच में होगा वो आंसर सही माना जाएगा, अगर एंगल नहीं दिया जाए तो, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने 3 केसेस पढ़े हैं, जिसमें थर्ड वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, हमने यहाँ पर जो बताया आपको अभी कि ये दोनों बराबर नहीं होते, ये दोनों बात अलग होती है। ए प्लस बी वेक्टर का मोड और मोड ए प्लस मोड बी, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना। और वो दोनों बराबर कब होती हैं? जब एंगल 0 डिग्री हो, ठीक है। अब केस नंबर स्पेशल केस नंबर 4। स्पेशल केस नंबर 4 में आप क्या बोलेंगे? इफ
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर हमें दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दे दें तो समझ जाना क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया फिर तो, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अगर एक वेक्टर ए वेक्टर इधर बी वेक्टर इधर है और दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ध्यान रखना उसका जो रिजल्टेंट होगा बच्चे, और वो कितने एंगल पर होगा, वो सिंपल है, रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, ज़रा सोचो, जल्दी से सोचो कैसे आया ये, जल्दी से सोचें और ये रट लेना बिल्कुल एकदम तरीके से रटना है, ठीक है। टेन अल्फा हो जाएगा बी बाई ए, सिंपल सा है। 90 डिग्री में तो एकदम सही तरीके से याद रखो आप। क्या है देखो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब थीटा को तुमने क्या डाल दिया 90, तो कोस 90 0, तो इतना टर्म 0 हो गया, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, तो आंसर आ गया ये। उसी तरह से अगर आप टेन अल्फा की वैल्यू देखेंगे तो टेन अल्फा में भी बी साइन थीटा अपान में ए प्लस बी कोस थीटा होगा, तो कोस थीटा वाला 0 हो जाएगा और साइन थीटा वाला 1 हो जाएगा, तो बी बाई ए, ठीक है। इन सबको छोड़ो, आप तो ये याद रखो कभी भी 90 डिग्री में ऐड हो तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टेन अल्फा क्या होता है बी बाई ए। अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो दिस बाई दिस। अच्छा, अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना होता तो ये वाला, तो मैं बोलता ए बाई बी, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, पांचवा केस आपके पास होगा इफ टू वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर आपको मिल जाए ना जहां भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, मगर आप सिर्फ देखते ही बना लोगे, ये ध्यान रखना, आप अच्छे से समझना इसको, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर दे दिया जाए, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है आप ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर पहले रिजल्ट लिख देता हूँ, ऐसे दिया है कि मान लो एक वेक्टर ये हो गया ए और ये वाला भी दे दिया ए, इनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए दो अलग अलग वेक्टर माने जाएंगे और दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर को अगर जोड़ा जाए तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा इनके करेक्ट बीच में, एग्जैक्ट बीच में होगा। तो जो अल्फ़ा होगा ना, तो अल्फ़ा तो क्या हो जाएगा आपका हमेशा के लिए थीटा बाय 2, मतलब एंगल बाइसेक्टर पे होगा। जाहिर सी बात है ना, अगर 10 से ये भी खींचे 10 से इधर ये भी खींचें तो जो रिजल्टेंट होगा वो तो बीच में होगा, ठीक है। अब मैं अगर इसके रिजल्टेंट की बात करूं तो उसे ध्यान से समझना। अगर हम सम की बात करें तो ये आपका आंसर आएगा 2a कोस थीटा बाय 2, और अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो आपका ये आएगा 2a साइन थीटा बाय 2। कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको याद कर लो। क्या है, अगर दो वेक्टर, या मैं बोलूँ अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को किसी एंगल पर जोड़ा जाए तो उसका रिजल्टेंट सीधे सीधे होता है 2a कोस थीटा बाय 2 सम, और अगर उनको माइनस करा जाए तो 2a साइन थीटा बाय 2। बात समझ में आ रही है? अब देखो जरा ध्यान से इसमें ये आया कैसे है उसको समझा देता हूं मैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोड इक्वल टू मोड भी दिया है, पहली बात, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताएं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ए स्क्वायर और बी भी तो ए ही है मैग्नीट्यूड वाइज, तो ए स्क्वायर प्लस 2a मतलब ए स्क्वायर कोस थीटा। इट मीन्स क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 2 और 2 कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पर। तो अब तो रूट में फंस गए भाई, अब क्या करा जाए, तो ध्यान से सुनो, आपको ये याद होना चाहिए जो मैं अब बता रहा हूँ, ये आपको शायद याद भी हो, ठीक है।
कि साइन 2 थीटा, डबल एंगल फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ मैं, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये आपको याद दिला रहा हूँ मैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और कोस 2 थीटा क्या होता है, ध्यान से सुनना, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं कोस को लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ मैं इसको लिख दूँ इस तरह से 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, ये ध्यान रखना, जो कि इससे बन जाता है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ डबल तो यहाँ सिंगल। अच्छा, अगर यहाँ सिंगल तो यहाँ पर आधा। ठीक है, चलो तो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर ना हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा लिखा है और मुझे रूट से बाहर आना है, तो मुझे ना 1 कैसे भी करके कैंसिल करना है। तो मुझे इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लेना चाहिए, माइनस वाला या प्लस, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, चलो एक बार करके देखते हैं क्या आएगा। देखो 2 इंटू 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या लिखी, तो अगर बेटा ये इसको मैं आधा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। देखो देखो, कोस थीटा की वैल्यू हमने उठाई और यहाँ पर डाल दी, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। क्या -1 ने +1 को मार दिया, तो अंडर रूट में क्या बचा, अंडर रूट में बचा 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो ध्यान से, 2 का स्क्वायर है और ये कोस स्क्वायर थीटा है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो 2 कोस थीटा बाई 2। और एक्चुअली वो ए जो था वो पहले ही बाहर आ चुका है। ठीक है, हम रूट के बाहर पहले ही ले आए थे, तो ये हो जाएगा 2a कोस थीटा बाई 2। तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। ठीक, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। देखो इसमें मैथ्स करना पड़ी, मगर इसका पूरा सॉल्यूशन आपको सीधे आंसर रटने के लिए बोल रहा हूँ मैं, और बहुत सिंपल है ना। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए भैया कि यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल 60 है, तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा। तो आप क्या बोलना सीधे से, 3 कोस थीटा बाई 2 है ना, 2a कोस थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, तो क्या बोलोगे 2 इंटू 3 कोस थीटा बाई 2, तो कोस 60 बाई 2 मतलब कोस 30। कोस 30 कितना होता है बेटा, कोस 30 होता है आपका √3/2, तो ये कट जाएगा तो आंसर आएगा 3√3। कर लेना आप आंसर, इस फॉर्मूले से यही निकलेगा। ठीक है, चलो, और इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें हम, तो सब्ट्रैक्शन में भी यही करना है हमें। क्या करना है हमको पता है, यहाँ पर हमें प्लस की जगह माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा वाला बनेगा। तो अब हम ये वाला ना यूज़ करते हुए ये वाला यूज़ कर लेंगे, और उसको जब हम डिराइव करेंगे तो आंसर यही आएगा। ठीक, अच्छा, इसमें एक हम आपको एक अच्छी चीज़ बताते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बेस्ड, जैसे तो क्या बोलता है कि एक पार्टिकल है, ये टेस्ट में आने वाला है, आपके ध्यान रखना, जहाँ पर भी आप देंगे तो ये टेस्ट में जरूर पूछते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है ये सब। ठीक है, काइनेमेटिक्स में भी पूछते हैं और यहाँ से भी। तो एक पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल में चल रहा है, एक पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल में चल रहा है, बोला गया विद स्पीड v। तो ये पूछा गया आपसे कि इसका चेंज इन वेलोसिटी, क्या पूछा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा जब वो एंगल थीटा सब्सटेंड कर लेता है, तो मतलब थोड़ा सा आगे चल लेता है, तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी। तो बताओ बेटा क्या होगी, सोचो जल्दी सोचो, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी। हाँ, तो कुछ बच्चों ने अभी आंसर सोचा होगा कि सर आंसर 0, सर आंसर 0 आएगा, 0 0। बिल्कुल गलत। ठीक है, एकदम गलत है, एकदम गलत बेटा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, उसने स्पीड का चेंज नहीं पूछा, अगर स्पीड का चेंज पूछता तो जरूर 0 बोल देता कि v माइनस वी 0। पर यहाँ पर यूनिफॉर्म, देखो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड बोली है,
नो डाउट। यूनिफॉर्म स्पीड बोलिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड बोलिए, मतलब v तो सेम है। स्पीड का चेंज पूछता ना, अगर यहाँ पर स्पीड का चेंज पूछता, चेंज इन स्पीड, तो मैं बोल देता 0 आंसर, बिल्कुल सही है। मगर उसने पूछा वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, एक बार इधर था अभी तो कुछ देर बाद यहाँ पर आ गया, है ना बच्चे। तो अब बताओ इन दो का डिफरेंस क्या होगा। तो सुनो क्या करना होगा, आप इसको थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करके देखो जरा। पहले तो देखो कि इन दो के बीच में एंगल क्या आ रहा है। तो देखो बच्चे, ये और ये क्या दोनों 90 डिग्री हैं, बिल्कुल होंगे, है ना, टेंजेंट। और ये एंगल थीटा है, तो ये वाला 180 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, थीटा। इतनी मैथ्स तो आपको आती होगी, है ना। तो आपके पास क्या हुआ, ये v और ये v, और दोनों के बीच में एंगल थीटा क्या बन गया, देखो ये बिल्कुल वैसे ही बन गया ना जिस तरह यहाँ पर है ना। तो अब आपको आंसर सीधा सीधा क्या बोल देना है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, तो आप आंसर बोलेंगे यहाँ चेंज इन वेलोसिटी मतलब डिफरेंस पूछा है, तो 2v sin θ/2, आंसर खत्म। अब पता है क्या होगा, ये आपका आंसर आ चुका है, ला चुके हो, सही हो गया आपका। अब अगर आपको ये याद ना होता ना, ये याद ना होता, तो आपको इतनी बड़ी गणित भी यहां पर करना पड़ जाती। तो क्या इससे बेनिफिट हुआ, है ना, बहुत अच्छे से हुआ। और ये तो अभी एक जरा सा ही है, इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहां पर हमको दोनों ही यूज करना पड़ जाए एक साथ ही, तो बार बार इतनी बड़ी गणित थोड़ा नहीं करते रहेंगे। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, मतलब बहुत प्यारी इक्वेशन है यहाँ पर, ये दोनों रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, आप इसको एकदम कंठस्थ कर लो, ठीक है। तो देखो अभी हमने 5 केसेस पढ़े हैं, 5 केसेस। पहला केस हमने पढ़ा θ=0 का, दूसरा θ=180 का, तीसरा मैक्सिमम से मिनिमम का, चौथा 90 डिग्री का, और पांचवा जब वो दोनों बराबर हो, ठीक है। तो अब हम 6th केस पढ़ रहे हैं। 6th केस में अगर हम लें तो क्या लेंगे, देखो थोड़ा फेमस है तो इसलिए मैं 6th केस में इसी को बना लेते हैं, इसके पीछे वाले से ही, कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B हो, मतलब अभी अभी हमने जो बोला ना कि दोनों बराबर हों, तो अगर दोनों बराबर हों, और ये बहुत एक स्पेशल है, मतलब क्योंकि बहुत फेमस है ये, और दोनों के बीच में एंगल ना 120 डिग्री हो, मतलब ये कि अगर एक यहाँ पर हो इस तरह से और एक यहाँ, ये ये भी A हो, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री का हो, तो जो रिजल्टेंट होता है ना, रिजल्टेंट जो होता है, ये रिजल्टेंट जो होता है, ये रिजल्टेंट भी A ही होता है। आप सुनो कितना अच्छा है, ए का आंसर भी A। कभी कभी तो नीट वीट में तो सीधे सीधे पूछता है वो कि बताओ ऐसा कौन सा एंगल होगा जहां पर दो इक्वल वेक्टर को जोड़ने पर उतने के ही बराबर रिजल्टेंट निकल जाए, ठीक है, ऐसा भी पूछ लेता है कई बार। तो सीधे सीधा आप आंसर बोल देना, इस तरह से हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा थीटा 120 डिग्री में रिजल्टेंट आपके पास इतना होगा 120 डिग्री पर, ठीक है। और एंगल क्या होगा, ये वाला वही एंगल बाइसेक्टर 60 डिग्री पर होगा। अच्छा अब एक और चीज़ सुनना, इसी से अगर एक एंगल, एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है, अच्छा दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो क्या रिजल्टेंट 60 डिग्री पर होगा ऐसे। अच्छा उसी के अपोजिट में यहाँ एक ले लो A, तो बता अब 3 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, तो आंसर क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि इन दो का रिजल्टेंट वो होगा तो उसको काटने के लिए ये है, जिसमें ये भी 120 है और ये भी 120 है, ठीक है। तो इसी पर मैं बेस्ड एक नया पॉइंट बना देता हूँ, अगला 7th वाला स्पेशल केस क्या है कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम जो 7वां केस है उसमें हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम n वेक्टर, n इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को, n इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को एक ही पॉइंट पर सेम एंगल पर लगाएं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन n इक्वल वेक्टर को सेम एंगल पे लगाएं, हर जगह थीटा 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 ऐसे करके लगाएं, जिसमें जो थीटा होगा ना, थीटा शुड बी इक्वल टू 360/n होना चाहिए, तो उसका रिजल्टेंट हमेशा 0 होगा, ये तय है, उसका रिजल्टेंट हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 7th वाला पॉइंट बन गया ये। अब आगे इसमें और क्या होगा, देखो ध्यान से, आप इसको देख के ही बोल सकते हैं कि अगर ये, जैसे भी आपने देखा ये A हो, ये A हो, ये A हो, तो रिजल्टेंट क्या होगा 0। अच्छा इसी तरह से इसमें
थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर आप, तो अगर आप इनको जोड़े ना तो ये देखो आपको ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर स्क्वायर में देखें और यहाँ पर अगर हम 4 फोर्सेस की बात करें इक्वल एंगल पर, और हम इसी तरह से और उसमें भी हम 5 फोर्सेस की बात करें, तो इन सब का आंसर क्या हो जाएगा, इन सब का आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और रेगुलर पॉलीगॉन बना रहे हैं तो आंसर शुड बी इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना। ठीक, ठीक। और अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, सर आप तो हर केस को इंपॉर्टेंट बोल देते हो। ठीक है, अब है तो है यार, है ना, अब इसको अच्छे से कर लोगे तो ये बात तय है कि आपसे क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा इसमें। ठीक है, 8वां केस देखना बड़ा अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन की तरह बन जाता है एकदम। तो सुने, इफ रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द वन ऑफ द वेक्टर, अगर रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मान लो कि ए और बी वेक्टर इस तरह से है, ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्ट इस तरह से है, और उनका जो रिजल्टेंट है ना, उनका जो रिजल्टेंट है वो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है किसी एक के, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो अब आपको बोला गया कि अगर रिजल्टेंट किसी एक से परपेंडिकुलर हो, तो अब सुनना स्पेशल केस में क्या रिजल्ट लिखाने वाला हूं मैं। अगर रिजल्टेंट एक से परपेंडिकुलर है, क्या आपके पास tan अल्फा, अगर रिजल्टेंट 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो अल्फा 90 डिग्री हो गया ना, तो tan अल्फा क्या होता था b sin थीटा अपान में a प्लस बी कोस थीटा, और tan अल्फा तो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब 1/0, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि a प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू क्या 0 डिग्री। इसी तरह से कोस थीटा जो अपने पास आएगा वो आंसर आएगा माइनस का b/a। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखना है हमें कि अगर रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो आंसर होगा जिसके परपेंडिकुलर होता है ना वो ऊपर होता है, तो कोस थीटा इक्वल टू माइनस a/b, काम खत्म। अच्छा, इसी तरह से अगर वो पूछ ले कि रिजल्टेंट बताओ क्या होगा, रिजल्टेंट इसका, ये रिजल्टेंट होगा कितना, तो बोलना अंडर रूट में क्या होगा ए और बी का रिजल्टेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो कोस थीटा बेटा क्या वैल्यू दी है माइनस a/b, और b से b कट जाएगा, सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। इट मीन्स रिजल्टेंट आया आपके पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट आपको मैं क्वेश्चंस में यूज़ कराऊंगा। ठीक है, भूलना मत बस। इसमें IIT में भी आ चुका हुआ है और नीट में भी सीधे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आपके पास अभी हो गए हैं 8 केसेस, और 2 केस नई तरफ से आपको मैं और करा देता हूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उन दोनों केस को अच्छे से याद रखना। ठीक है, 9th केस जो होगा हमारे पास, 9th केस वो है इफ, देखो ध्यान से सुन लो आप, बस इसको तो सुन लो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस of the two vector, then angle between them is 90 degree, angle between them is 90 degree। ठीक है, ये ध्यान रखना, एंगल दोनों के बीच का जो होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या बोला है पहले आपने समझे, क्या बोला इसने कहा इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर,
इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस के बराबर हो जाए, ए माइनस बी के बराबर हो जाए, तो पूछा है बताओ इन दो के बीच में एंगल क्या होगा ए और बी के बीच में। तो चलो करते हैं, सुनो ध्यान से बेटा। ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक काम करो दोनों में स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा आपका। जब फॉर्मूला डालोगे तो आपके पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और माइनस में क्या लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गए तो ये क्या बना 4ab cos थीटा इक्वल टू व्हाट 0। तो cos थीटा इक्वल टू व्हाट 0, तो थीटा इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। ये आपका आंसर खत्म, ये आपको प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा और देता हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना। ये वेक्टर मान लो ए है और ये बी वेक्टर है, तो ये वाला हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो जो ए प्लस बी वेक्टर है ना, वो ए माइनस बी वेक्टर के बराबर है। मतलब ये कि मॉड ऑफ ए माइनस ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अगर ये दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो ए और बी का बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होना जरूरी है। जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको और इसको देखो, आपका जो इसमें ज्योमेट्री से बता रहा हूँ उसको समझ में जल्दी आ रहा होगा आपको। अगर ए इधर ले लें और बी ऊपर लें तो उसका माइनस बी ऑटोमेटिक नीचे बनेगा। तो आप देखें कि ए और माइनस बी का एंगल जो है दोनों के बीच में बराबर है, तो रिजल्टेंट भी बराबर ही आएगा। फिर पहली बात सही बात है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि दोनों के बीच में जो एंगल होगा ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में, वो भी 90 डिग्री होगा भाई साहब, ये बात। तो ये ध्यान रखना। अब आप जो मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये नीट में लगभग 5 बार पूछा गया है। कितनी बार? 5 बार आ चुका है ये नीट के एग्जाम में, और लगभग ये 91 में, 96 में आ चुका है, 2003 में भी पूछा गया था और 2006 में भी पूछा गया था, और अभी कुछ साल पहले मतलब 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये 5 बार पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम आईआईटी हो या नीट हो, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगी, मगर वो कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाएगी जिसमें इस रिजल्ट का यूज़ हो रहा होगा। ये स्टेटमेंट वाइज वो पूछ लेगा। नीट ने इसको हर बार अलग अलग तरीके से पूछा है, हर बार अलग अलग तरीके से पूछा है। आपके लिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं, मतलब आप इसको तो अच्छे से कर ही लें। याद रखना क्या बोले हम, अगर रिजल्टेंट के मतलब ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो ए बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा। आर यू गॉट माई पॉइंट? ठीक है, तो आपके पास ये हुआ आपका 9th केस, और अब हम एक लास्ट केस कराने जा रहे हैं आपको। तो एक लास्ट केस आपके सामने हम रख रहे हैं। यह हम बोले कि उस लास्ट केस में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाएंगे, उसको ध्यान से आप सुनिए। पहला केस, पहला इंपॉर्टेंट केस, सुनना ध्यान से, है ना। ये एक्चुअली मैं ये पूरे केस एक साथ लिख के आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे कि आपको सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ने के लिए सीधे सीधे मिल जाए और टाइम भी बच जाए हमारा। ठीक है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो पहला है मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर हुज सम कैन बी 0। देखिए हमें ना इक्वल नहीं लेना है वेक्टर को, और वेक्टर का सम 0 रखना है। अच्छा, 2 वेक्टर अगर मैं लेके देखता हूँ, उन्होंने बोला कितने मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर चाहिए होंगे जिनका वेक्टर सम 0 होगा। अच्छा आप सोचो कि 2 वेक्टर लेते हैं अगर मान लो, तो 3 इधर ले लो, मगर उसने तो 3 लेने के लिए मना करा है ना, मतलब अनइक्वल लेना है ना, अनइक्वल लेना है और एक ही प्लेन में चाहिए। तो एक को 3 लोगे, एक को 4 लोगे, तो फिर तो कभी भी कैंसिल आउट होना ही नहीं है ना, कभी भी कैंसिल नहीं होना है, तो 2 तो आंसर नहीं होगा। चलो 3 लेके देखते हैं, क्या 3 में कभी ऐसा पॉसिबल होगा? क्या
कभी ऐसा पॉसिबल होगा क्या? बिल्कुल होगा। देखो देखो बेटा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो बेटा बताओ 3 और 4 का रिजल्टेंट क्या? 5, इधर आएगा 5, करेक्ट, उसके अगेंस्ट ले लो 5। तो देखो कोप्लेनर है और रिजल्टेंट इसका आंसर आ जाएगा 0। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर हुज सम कैन बी 0 कितने होंगे? तो बोलना आंसर 3, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर हुज सम कैन बी 0, तो बेटा वो होंगे 4। आप खुद से सोचना ये क्या होगा, 4 कैसे होंगे, खुद से सोचना, ठीक है। कैसे होंगे 4? देखो सिंपल है, आप एक काम करो, जैसे 3 को इधर ले लो, 4 को इधर ले लो, ठीक है। और अब एक काम करो, 5 को ऊपर ले लो, 5 को ऊपर ले लो, ठीक है। 5 को ऊपर ले लो ऐसे, ठीक है, 5 को ऊपर ले लो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो बेटा देखो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वो कुछ इधर होगा, इधर तीनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इधर होगा। अब इसी वेक्टर के पर एकदम एंटी पैरेलल एक और वेक्टर ले लेना, ठीक है। तो वो इस पूरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो हमें कितनी ज़रूरत पड़ी, हमें कितनी ज़रूरत पड़ी? तो मिनिमम 4 वेक्टर की। ये अपना दूसरा केस हो गया, ठीक है। और तीसरा लास्ट केस कि द रिजल्टेंट ऑफ 3 कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर वेक्टर कैन नेवर बी 0। अगर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं तो उनका सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। देखो अगर वो प्लेनर है तो 0 होगा। कैसे सर? अभी भी हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा था ना, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो उनका तो वेक्टर सम 0 होगा क्योंकि वो कोप्लेनर में भी है और वो 0 है। और याद रखना ट्राइंगल लॉ कोप्लेनर के लिए लगता है, ठीक है, तो वो तो 0 होगा। बट अगर वो नॉन कोप्लेनर होता तो खुद सोचो, ये हो गए दो वेक्टर होगा, ये एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, और तीसरा वेक्टर हमें नॉन कोप्लेनर लेना है। तो बेटा सुनो, अगर हमने ऐसा ले लिया मान लो, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तो इसी प्लेन में आना है, तो इसका और इसका रिजल्टेंट तो हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा ना, हमेशा ही रहेगा, वो कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके साथ जब हम एडअप करेंगे तो वो हमेशा कुछ ना कुछ तो रहेगा, वो कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर नॉन कोप्लेनर 3 वेक्टर हैं तो उनका सम कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट टाइम हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और उसके फिर बाद में हम स्टार्ट करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, फिर चालू करेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, फिर ये हमारा वेक्टर का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और बच्चों आपको वेक्टर के बाद जो भी चाहिए कि हमें ये पढ़ना है वो पढ़ना है, आप हमें पहले कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें तो हम सबसे पहले वही बनाएंगे, ठीक है। 11th के हों बच्चे, 12th के हों, ड्रॉपर के हों, कोई भी हो, उन सब से मैं कह रहा हूँ कि आपको जो भी पढ़ना हो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, हम आपके लिए वो वाला वेक्टर, वो वाला चीज़ बना देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।